आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। इससे पहले हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम नोटिफिकेशन के बारे में पहले भी एक वीडियो आ गई है, जिसमें हमने जो नोटिफिकेशन आई थी जनवरी 2025 में, उसको पूरी डीपली हमने देखा था, सारे प्रोविजंस को हमने पढ़ा था। ठीक है, वो तभी हमारी वो वीडियो 40 to 45 मिनट्स की बन गई थी, इसी वजह से कि हम चाहते थे कि आपको फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करें। अब मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ शॉर्ट वीडियो। इसमें कुछ डायग्राम से आपको इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जो नोटिफिकेशन थी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। इसमें सारे एस्पेक्ट मतलब सारे प्रोविजंस को उस स्कीम की जो नोटिफिकेशन में जो भी प्रोविजंस हैं सबको लिखा गया है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इस डिपार्टमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नोटिफाई किया है कि किस डेट को किया है, 24 जनवरी 2025 में किया है। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। ठीक है, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किन किन गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को माना जाएगा। ठीक है वो सभी सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट जो एनपीएस के अंडर आते हैं। ठीक है, उन सभी को, उन सभी के लिए ऑप्शन रखी गई है, या फिर आने वाले जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे उनके पास ये प्रोविज़न होगा कि वो एनपीएस, या तो एनपीएस अडॉप्ट कर सकते हैं, या एनपीएस के अंदर जो ऑप्शन दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, उस ऑप्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए, यूपीएस जो स्कीम है ना, वो एनपीएस के अंदर ही एक ऑप्शन है। ठीक है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये डिफरेंट नहीं है, ये एनपीएस का ही एक पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन है उसमें। अब आपको जो भी ये अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको सिर्फ वन टाइम ऑप्शन दी जाएगी, या तो आप अडॉप्ट करेंगे या तो आप अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन वन फाइनल मानी जाएगी। ठीक है, अब हम आपको आप प्लीज़ इस पे ध्यान देना। कुछ हम यहाँ पे एब्रीविएशंस यूज़ करेंगे, जैसे एनपीएस हो गया, ठीक है, यूपीएस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया, ठीक है, जीएस गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, ऐसे ऐसे कुछ एब्रीविएशंस होंगी। आप प्लीज़ उस पर ध्यान देते रहना। जैसे एश्योर्ड पेंशन है, एपी के इसको डिनोट कर किया जाएगा आगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें एक अश्योर्ड पे आउट, अश्योर्ड पे आउट का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, इसमें ये है कि आपको एक पे आउट दिया जाएगा जो अश्योर्ड होगा। ठीक है, मीन्स मंथली आपको एक पे आउट दिया जाएगा। उस पे आउट की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, किन किन को ये अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा, उस केस में क्या होगा देखो, 10 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की हो जाती है तो उनको ये अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस केस में हम देखेंगे आगे जाके, वो उनको गारंटीड पेंशन 10,000 की कम से कम मिलेगी। ठीक है, फ्रॉम सुपर एनुएशन डेट, सुपर एनुएशन से मिलेगा। ठीक है, सुपर एनुएशन होता है 60 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट हो जाती है ना, उसको सुपर एनुएशन बोला जाता है। आगे है हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर FR 56 जे। अगर गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को इस प्रोविजंस के, फंडामेंटल रूल्स के 56 जे के प्रोविजन को यूज़ करके रिटायर किया है, तो उन पे भी ये अश्योर्ड पे आउट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अब इसके बारे में आप डिटेल्ड में देखना चाहते हो तो हमने इससे पहले जो एक वीडियो और पहले यूपीएस के बारे में थी, उसमें बताया गया है, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। आगे है हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसकी कम से कम 25 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस होनी जरूरी है। उस केस में भी उनको अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। ठीक है, आगे है यूपीएस के बेनिफिट्स क्या होंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये तो हमें पता होने चाहिए ना, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब देखो, एक आपको अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, 50% ऑफ 12 मंथ एवरेज बेसिक पे, आपकी 12 मंथ की एवरेज बेसिक पे का, जो आपकी सुपर एनुएशन के टाइम की होगी, उसका 50% आपको किस रूप में दिया जाएगा, अश्योर्ड पे आउट के रूप में दिया जाएगा। इसमें एक कंडीशन है, आपको ये पता होनी चाहिए, कम से कम 25 साल की सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस आपकी होनी जरूरी है। ठीक है, आगे है हमारा
अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम होती है, 25 ईयर से कम होती है, देन जो आपको अश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा ना, प्रोपोर्शनेटली उसी प्रोपोर्शन से वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा मिनिमम गारंटीड पे आउट। इसमें एक इसके बारे में बताया गया है, मिनिमम गारंटीड एक पे आउट होगा जो गारंटीड होगा, कम से कम एक पे आउट तो दिया जाएगा ही जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10,000। उसमें एक कंडीशन है, उस कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 10 साल की होनी चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा वॉलंटियर रिटायरमेंट। ठीक है, वीआर के बारे में है। आफ्टर मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल की हो गई है, वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और जो अश्योर्ड पे आउट होगा ना फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। अब देखो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई इसमें ये बताया गया है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, वो 52 साल की उम्र में अगर वो वीआर वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको पे आउट कब से मिलने लगेंगे, जब एक्चुअल में उसकी सुपरएनुएशन होगी, मीन्स 60 ईयर्स की उम्र के बाद ही उसको एश्योर्ड पे आउट, और जो भी आगे होंगे, जैसे मैं बात करूँ डीए हो डीआर होगा, वो मिलेगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर, अगर पे आउट होल्डर की मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, फैमिली पे आउट के रूप में उनको उसके मतलब लीगली वैलिड स्पाउस को इस अमाउंट से जो उसकी पे आउट होगी उसका 60% दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारा डेयरनेस रिलीफ। ठीक है, और किसके इक्विवेलेंट होगा, वो डीए ऑफ सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो डीए सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट का होगा, वैस उसके इक्विवेलेंट ही डीआर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जो सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, उनको तो डीए मिलता है। ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद ये डेयरनेस रिलीफ हो जाता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताई गई है, दोनों इक्विवेलेंट होंगे, जितना डीए होगा उतना ही डीआर होगा। अब इसमें एक और टर्म यूज़ की गई है, लमसम पेमेंट की। ठीक है, एक इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिन्होंने ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है, उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम पेमेंट दी जाएगी, जिसका कोई भी पे आउट पे कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी ये जो लमसम पेमेंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 10% ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट, मंथली इमोल्यूमेंट का 10%। ठीक है, उस एम्बोलीमेंट की डेफिनेशन में क्या आता है, बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, दोनों के टोटल को मिला के उसका 10% एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट। जो ये एम्बोलीमेंट होंगे, जो बेसिक पे और डीए होगी ना, वो जो जब उस समय जब वो रिटायर होगा उस समय जितनी उसको मिल रही थी। ठीक है, अब जो मंथली के बारे में डिफाइन किया गया है, फॉर एवरी 6 मंथ, 6 मंथ के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देखो इसमें ये है, अगर किसी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की हो जाती है, एक आपको पता ही है, एक साल में 2 6 महीने, 2 बार 6 महीने आते हैं। ठीक है, तो 10 साल में कितने हो गए, 20 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करें तो क्या होगा, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डी ए इंटू 20। अगर हम मान लें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन, गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट की बेसिक पे और डीए अगर 50,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% ऑफ 50,000 इंटू 20, अमाउंट क्या आएगी, 1 लाख। तो क्या हुआ, आपको एक लमसम पेमेंट के रूप में इतनी अमाउंट मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको एक एश्योर्ड पे आउट तो मिलता रहेगा ही रहेगा एज पर योर कॉर्पस। आगे है हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है कॉर्पस। कॉर्पस जैसे हमारा एनपीएस में होता था ना, एनपीएस में एक कॉर्पस हुआ करता था, वैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक कॉर्पस है, उसको हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कॉर्पस के नाम से बोलेंगे। अब देखो ये कॉर्पस होगा ना, दो कॉर्पस से मिलके बनेगा। ये कौन कौन से होंगे, वो इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है ना, उसमें किस किस चीज़ किस किस अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, किस किस अमाउंट को डिपॉजिट किया जाएगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 10% बेसिक पे प्लस डीए, वो इसमें डिपॉजिट किया जाएगा, और वैसे ही सेम अमाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट जो 10% डी बेसिक पे और डीए उसमें क्रेडिट करेगी। और इसके साथ एक पूल कॉर्पस का भी कंसेप्ट है। पूल कॉर्पस में एक देखो ये किस लिए बनाया गया है, आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए, फॉर सपोर्टिंग अश्योर्ड पेंशन। आपको अश्योर्ड पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सुपरएनुएशन मिलती रहे,
इस वजह से पूल कॉर्पस का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। उसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 8.5% ऑफ बेसिक पे और डीए, ठीक है, इसमें डिपॉजिट करेगी। अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास किस फंड, किस कॉर्पस को आगे चॉइस मतलब पावर होगी इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस को लेकर, ठीक है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे सिर्फ इंडिविजुअल कॉर्पस पे ही राइट है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। जो पूल कॉर्पस है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चूज़ नहीं करता तो एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न मतलब डिफ़ॉल्ट पैटर्न होगा जो किसके द्वारा बताया जाएगा, पेफर्डा के द्वारा, ठीक है, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आगे है हमारा जो पेफर्डा है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, एक मैकेनिज्म डिटरमाइन करेगा इन केस एम्प्लॉय रिटायर्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूपीएस, ठीक है, उनको एक टॉप अप अमाउंट के रूप में दी जाएगी। इसमें यह बताया गया है, अगर देखो कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसने यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया, ऑपरेशनलाइजेशन होने से पहले अगर उसकी इन बिटवीन रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये पेफर्डा है ना, जो ये अथॉरिटी एक मैकेनिज्म तैयार करेगी इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लंप टॉप अप अमाउंट के बारे में, ठीक है। आगे है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस के अंडर आते हैं, आपको पता है उनका एक कॉर्पस है, ठीक है, उसमें कॉर्पस होता है। वैसे ही अगर उन्होंने कोई यूपीएस को अडॉप्ट कर लिया, यूपीएस में हमने देखा एक इंडिविजुअल कॉर्पस होती है, एक पूल कॉर्पस होती है। जो ये वाला कॉर्पस है ना एनपीएस का, उसको इंडिविजुअल कॉर्पस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है हमारा बेंचमार्क कॉर्पस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से सुनना। बेंचमार्क कॉर्पस देखो, इसमें एक अजम्पशन, ये एक तरह से एक्चुअल में ये कोई ऐसा कॉर्पस नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशंस को लेकर ही बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है हम देखेंगे, जो आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो प्रीवियसली एनपीएस में थे, ठीक है, अगर उन्होंने यूपीएस अडॉप्ट कर ली, उनके रिस्पेक्ट में एक बेंचमार्क कॉर्पस को अज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है। किस अजम्पशंस पे लेके होगा वो, ये 3 अजम्पशंस होगी। पहली अजम्पशन क्या होगी, रेगुलर रिसीट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन आ रही है ना वो रेगुलरली आ रही है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन क्या होगी, इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशन, अगर कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूशन मिस हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एप्रोप्रिएट वैल्यू एज पर पेफर्डा डिफाइन करेगी। आगे है हमारा इन्वेस्टमेंट एज पर डिफ़ॉल्ट पैटर्न। अब इससे पहले जो हमने बात की थी ना, आपके पास इंडिविजुअल कॉर्पस को फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की चॉइसेस है, तो उस चॉइसेस से वजह से मतलब क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपको लॉस हो सकता है। देखो, प्रॉफिट और लॉस कौन डिफाइन करेगा, एक वैल्यू होगी ना जो इन बिटवीन आएगी, ठीक है, वो ही बताएगी ना आप उससे ऊपर गए या नीचे गए। ऊपर गए तो आपका प्रॉफिट है, नीचे गए तो आपका लॉस है। वो ही वैल्यू के बारे में बेंचमार्क कॉर्पस डिफाइन करता है, ठीक है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी, जो पेफर्डा डिफ़ॉल्ट पैटर्न बताएगा ना, उस पैटर्न को अडॉप्ट करने से जो आपको कॉर्पस हो जाएगा आपका, उसको अज्यूम माना जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होगी, किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा डिटरमाइन कर दी जाएगी, ठीक है। आगे है हमारा एक नोटिफिकेशन का प्रोविज़न है, जो भी आपका इंडिविजुअल कॉर्पस की यूनिट्स होंगे या वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपको पीरियडिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता लगती रहेगी, ठीक है, मैसेज के माध्यम से या कोई और माध्यम से। जैसे अब आपके पास अब हमारे पास मैसेज आता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक बेंचमार्क को, जो हमारी बेंचमार्क कॉर्पस है ना, अज्यूम्ड कॉर्पस है जो, उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी इसमें। अब देखो, अब इस कंसेप्ट को यूज़ करके आपके रिटायरमेंट पे क्या असर डलेगा, अब हम इसको केस बाय केस स्टडी करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय हमने देखा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उसके पास 2 कॉर्पस होंगे, इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस, ठीक है। पूल कॉर्पस में हमने देख लिया गवर्नमेंट का 8.5% डिपॉजिट होता है, ठीक है। आगे है इसके क्रॉसपोर्डिंगली इन्होंने एक अज्यूम्ड मान लिया बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। उसका क्या बेनिफिट रहेगा,
अब देखो, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसकी एक वैल्यू होगी जिसको हमने एक्स से डिनोट कर लिया, वैसे ही एक हमारा जो पूल कॉर्पस है उसकी भी एक वैल्यू होगी जिसको हमने वाई से डिनोट कर लिया। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसको ऑथराइजेशन देगा। ऑथराइजेशन किस चीज़ की ऑथराइजेशन देगा कि आपका ये फंड इसमें ऐड हो जाए। ठीक है, पूल कॉर्पस में ऐड हो जाए। ठीक है, ऐड करने के बाद एक वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो ये वैल्यू होगी ना इसके साथ कंपेयर की जाएगी वो। ठीक है, इसमें कंपैरिजन होगा तभी पता लगेगा ना आपको इंक्रीज, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एश्योर्ड पे आउट डिटरमाइन किया जाएगा। अब हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देख लेते हैं। ठीक है, केस वन में हम देखते हैं अगर हमारा जो इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस की वैल्यू हमारी बेंचमार्क कॉर्पस से इक्वल कर जाती है, तो उस केस में जो ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 50% बेसिक पे 12 मंथ एवरेज बेसिक पे दी जाएगी प्लस डीए दिया जाएगा, तो इस केस में वो फुलफिल हो जाता है। आगे नेक्स्ट केस क्या कहता है, हमारा केस सेकंड क्या कहता है, अगर हमारा जो इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस की वैल्यू है अगर वो बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो जाती है, तो उस केस में गैप डल गया ना। जैसे हम देखें, एग्जांपल लेते हैं, अगर बेंचमार्क कॉर्पस में जो आइडियल हमारे अजम्पशंस के अकॉर्डिंग बना है, अगर वो उसमें 1 लाख हो जाता है सपोज करो। ठीक है, अगर हमारा दूसरे साइड पे अगर हम देखें इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस में दोनों को मिलाकर हमारा 90,000 बन रहा है, तो इस केस में क्या हो गया, 10,000 तो हमारा गैप हो गया ना। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट आपको एक चॉइस देगी कि आप अपनी ओर से, अगर आप ये प्रोविज़न लेना चाहते हो तो आप अपनी ओर से इतने पैसे को इसमें डिपॉजिट करा दीजिए। ठीक है, आपको अश्योर्ड पेंशन मिलती रहेगी, अदरवाइज उसी प्रोपोर्शन से आपकी अश्योर्ड पेंशन कम हो जाएगी। अब हमारा थर्ड सिनेरियो क्या बनता है, अगर हमारा इंडिविजुअल कॉर्पस और पूल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से इंक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, जो हमारी इंक्रीज्ड वैल्यू होगी ना वो हमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इस नोटिफिकेशन में हमने सभी एस्पेक्ट्स से जो भी प्रोविजंस थे उसको हमने डीपली स्टडी कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे आगे जैसे मैंने आप इसके रिलेटेड जो पहली प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने जो सिनेरियोज लेके आऊँगा, कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे जो एनेक्चर में दिए गए हैं और कुछ सिनेरियोज ऐसे होंगे एक दो इससे हटकर होंगे। जो इससे क्या होगा, आपका पूरा वाइड नॉलेज इस टॉपिक में हो जाएगी। इसमें होनी भी चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर प्लान्स को, आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने इतने ध्यान से हमें हमारी इस वीडियो को देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।